स्वागत है आप सभी का लर्न एंड फन पे, जहां पे आपको टीचर दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। तो आज हमारा मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन का लेक्चर नंबर 3 है। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन के लेक्चर नंबर 1 में हम लोगों ने क्या पढ़ा? लेक्चर नंबर 1 में हम लोगों ने पढ़ा कि स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है, डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, मोशन क्या है, रेस्ट क्या है। फिर लेक्चर नंबर 2 में हम लोगों ने पढ़ा कि मेन जो हिस्सा पढ़ा वो है कि ग्राफ की मदद से, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से क्या हम लोग मतलब ग्राफ को देख के कैसे पता लगाएं कौन सा मोशन कौन सा है। अब अगर ध्यान रखिए, अगर आपने सेकंड लेक्चर नहीं देखा या ढंग से नहीं देखा या आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अभी तक ढंग से नहीं आया, तो आज का लेक्चर आपके लिए व्यर्थ हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्योंकि आज हम जो भी काम करने वाले हैं या लगभग 60-70% काम करने वाले हैं, वो सारा का सारा ग्राफ के ऊपर बेस्ड है। तो अगर आपको ग्राफ नहीं याद हुए अभी तक, तो आज की क्लास आप मत देखिए, अभी आप पिछली क्लास देखिए, उसके बाद आप ये वाली क्लास पे आने की लेक्चर नंबर 3 पे आइए। चलिए आज हम क्या करेंगे, आज हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे हम लोग वेलोसिटी बाय डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, अगर हमें डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से वेलोसिटी निकालनी है तो कैसे निकाल सकते हैं। यार देखो, अगर आपके पास बहुत सिंपल सा लॉजिक तो ये कहता है कि अगर आपके पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ है मान लो, और आपको वेलोसिटी निकालनी है, तो ये तो बच्चों का काम है, एक सर्टेन टाइम पे जाओ और कितनी वेलोसिटी उसकी है वो निकाल लो। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से कुछ इस प्रकार से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, वेलोसिटी, लेकिन वो तो बच्चा भी निकाल ले। अगर हम लोगों को वेलोसिटी निकालनी हो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से तो कैसे निकालेंगे? ये सबसे पहले एक डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बना लेते हैं। ये हमारे पास एक डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बना लेते हैं। लेट्स से ऐसा, अगर मैं आपसे रिवीजन के तौर पे पूछ लूं कि ये ग्राफ कौन सा है, तो आंसर क्या होगा आपका? कमेंट सेक्शन में बताइए। आंसर होगा यूनिफॉर्म मोशन, नॉट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो है वो यूनिफॉर्मली बढ़ रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो मोशन इज यूनिफॉर्म मोशन। चलो वो अलग बात है। अब अगर मैं इस ग्राफ में कुछ कंस्ट्रक्शन कर दूं, और कुछ कंस्ट्रक्शन क्यों कर दो भी आपको मैं समझाता हूं, लेकिन सबसे पहले तो वेलोसिटी बाय डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से अगर आपको वेलोसिटी निकालनी है तो उसको निकालने का फॉर्मूला होता है, वो होता है स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का आपको स्लोप निकालना होता है, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का आप स्लोप निकालते हो। अब ये स्लोप कैसे निकालते हैं? तो स्लोप निकालने का एक तरीका होता है, और वो होता है हाइट ऑफ ग्राफ अपॉन में बेस ऑफ ग्राफ। कई किताबें ऐसा भी कहती हैं कि स्लोप निकालने का तरीका y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1 भी होता है। मुझे वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा लगता है, मुझे वो थोड़ा ऑड सा लगता है, इसलिए मैं वो तरीका कभी भी यूज़ नहीं करता। मेरे हिसाब से स्लोप निकालने का फॉर्मूला ज़्यादा बेहतर है, हाइट ऑफ ग्राफ अपॉन में बेस ऑफ ग्राफ। अब अगर मैं इस ग्राफ की हाइट के बारे में बात करूँ, तो अगर मैं यहाँ पे पहले कुछ कंस्ट्रक्शंस कर लेता हूँ। ये O मान लेते हैं, ये A मान लेते हैं, ये B मान लेते हैं, ये C मान लेते हैं, और ये D मान लेते हैं। तो इस ग्राफ की हाइट कितनी हो जाएगी? तो आंसर है इस ग्राफ की हाइट हो जाएगी BC। इस ग्राफ की हाइट हो जाएगी BC। कई बच्चे ग्राफ की हाइट बोलते हैं AC। नहीं नहीं नहीं, AC तब होती जब ग्राफ की शुरुआत यहाँ से ओरिजिन से हो रही होती। ग्राफ ओरिजिन के ऊपर से शुरू हो रहा है, तो यहाँ से शुरू हो रहा है, तो इसकी हाइट हो जाएगी B से लेके C तक, विच इज BC। और बेस हो जाएगा बच्चों इसका, ऑब्वियस सी बात है, BD। बेस हो जाएगा इसका BD, तो बेस हो गया इसका BD। वो अलग बात है कि मैथमेटिकली BD जो है वो OA के बराबर है, तो मैं BD की जगह OA भी लिख सकता हूँ। मैथमेटिकली दे आर इक्वल, बट बेस इज एक्चुअली BD। वो अलग बात है कि वो इक्वली हैं, ठीक है। अब इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आएंगे वो अभी हम देखेंगे, न्यूमेरिकल आएंगे, वैल्यूज आएंगे, उनको सॉल्व करना होगा। लेकिन बच्चों, अगर आपके पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम लोगों को, सॉरी, अगर आपके पास डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से हम लोगों को वेलोसिटी अगर निकालनी हो, तो उसको निकालने के लिए हमारे पास तरीका होता है स्लोप ऑफ द ग्राफ। आप ग्राफ का क्या निकाल देते हैं? स्लोप। जो भी आपके पास ग्राफ होता है उसका हम क्या कैलकुलेट कर लेते हैं? स्लोप। बस इतना आसान होता है, स्लोप ऑफ द ग्राफ हमें कैलकुलेट करना रहता है। ओके, डन है, इजी पीजी, ठीक है। आगे बढ़े, इसी से अब हमारे पास आता है एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन हम कौन से ग्राफ से निकालने वाले हैं?
तो एक्सेलरेशन निकालने वाले हैं यूजिंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ। हम लोग एक्सेलरेशन निकालने वाले हैं यूजिंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी और टाइम ग्राफ के इस्तेमाल से हम लोग यहाँ पे एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे। ग्राफ कैसा है, ग्राफ देख लेते हैं पहले। ये हमारे पास टाइम है, ये हमारे पास वेलोसिटी है और ग्राफ इज दिस। वैसे नॉलेज के लिए पूछ रहा हूँ ग्राफ कौन सा है, तो ग्राफ है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। वाई यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन? बिकॉज वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली, दैट इज वाई एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है ना, ओके डन। अब अगर हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ से एक्सेलरेशन निकालना हो तो इसका फॉर्मूला भी वही है, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। बस ध्यान रखिएगा कि अगर मुझे एक्सेलरेशन निकालना है तो मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप यूज करूंगा, लेकिन अगर मुझे वेलोसिटी निकालनी है तो मैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप यूज करूंगा। दोनों अलग अलग बातें हैं। वेलोसिटी निकालने के लिए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप और डिस्प्लेसमेंट एक्सेलरेशन निकालने के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप। स्लोप का फॉर्मूला तो वही रहेगा हमारे पास, ग्राफ की हाइट ऑफ ग्राफ अपॉन में बेस ऑफ ग्राफ, हाइट ऑफ ग्राफ अपॉन में बेस ऑफ ग्राफ। अब अगर हम थोड़ी सी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर ले तो यहाँ पे हम लोग, यह आ गया मान लो O M N P Q, ऐसे कुछ भी ले लिया यार। तो हाइट कितनी हो गई ग्राफ की, बताओ जल्दी 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 जल्दी। हाइट होगी हमारे पास NP, N से लेके P, अगेन M से लेके P नहीं, N से लेके P, बिकॉज ग्राफ की शुरुआत ऊपर से हो रही है। और बेस कितना हमारे पास QN। अब आप चाहो तो QN को आप OM भी लिख सकते हो, वो अलग बात है। ठीक है जी, अगेन यानी कि वेलोसिटी निकालना और एक्सेलरेशन निकालना दोनों सेम ही बात है। बस फर्क ये है कि वेलोसिटी निकालने के लिए हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप निकालेंगे और एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप निकालेंगे। अब बात आती है कि डिस्प्लेसमेंट कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। अगेन अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है और वो भी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से, तो वो तो मजाक है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट तो निकल ही जाएगा, लेकिन अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना हो बाय वेलोसिटी टाइम ग्राफ, अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना हो बाय वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे ये हमें देखना है। ये हमारे पास एक ग्राफ है, यहाँ पे हमारे पास टाइम है, यहाँ पे हमारे पास वेलोसिटी है, और अगेन मैं अभी फ़िलहाल सारे ग्राफ की शेप्स सेम ले रहा हूँ। वो अलग बात है कि अलग अलग भी हो सकती है, वो हम देख लेंगे क्वेश्चन के वक्त। चलिए, अब अगर मैं यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन हर बार की तरह कर दूं, इन्हीं लोगों ने ले ली ना दुपट्टा मेरा। चलिए जी, अब बताइए डिस्प्लेसमेंट बाय वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे निकालेंगे। डिस्प्लेसमेंट, अब अगर मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप निकाल दूंगा तो मुझे मिल जाएगा एक्सेलरेशन। अगर मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप निकाल दूंगा तो मुझे मिल जाएगा एक्सेलरेशन। तो सिंपल सा लॉजिक तो ये कहता है कि मुझे यहाँ पे स्लोप तो नहीं निकालना है। तो इस बार हम लोग क्या निकालेंगे, वेलोसिटी इनटू में टाइम अगर कर देंगे तो डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। तो इनटू करने का मतलब होता है कि हमें ग्राफ के नीचे का सारा एरिया निकालना होगा। हमें ग्राफ के नीचे का सारा एरिया कैलकुलेट करना होगा। यानी कि डिस्प्लेसमेंट अगर मुझे निकालना हो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से, तो इसका फॉर्मूला होता है एरिया अंडर द ग्राफ। इसका फॉर्मूला होता है एरिया अंडर द ग्राफ। ग्राफ के नीचे का सारा एरिया मैं कैलकुलेट करूंगा। अब ग्राफ के नीचे का एरिया कैलकुलेट करने के लिए इन दिस गिवन केस वी हैव टू ऑप्शंस। मैं ये नहीं कह रहा हमेशा ये ऑप्शन होंगे, इस गिवन केस में हमारे पास दो ऑप्शंस दिखते हैं। पहला है कि मैं एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकाल दूं। अगर आप ध्यान से देख पाएं तो आपको टेढ़ा करो तो ये दो लाइनें पैरेलल हैं, तो ये ट्रेपीजियम है OACD, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम OACD। एक तो ये है, लेकिन अगर हम देखें तो हमें एक और तरीका मिल सकता है, वो है एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें मिल रहा है DBC, एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें मिल रहा है DBC प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें मिल रहा है, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल में मिल रहा है OABD।
एरिया ऑफ रेक्टेंगल मिल रहा है OABD। तो आप ऐसा भी कर सकते हो, और कॉमन सेंस की बात है, दोनों से आंसर सेम ही आएंगे। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम कर लो, चाहे एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल कर लो, इट्स ऑल सेम थिंग। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम कर लीजिए, चाहे एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल कर लीजिए, बात एक ही है घूम फिर के। तो आई रिपीट, अगर मेरे पास एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो और मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना हो, तो मैं एरिया अंडर द ग्राफ का इस्तेमाल करूंगा, मैं एरिया अंडर द ग्राफ निकालूंगा। अब आपके मन में हो सकता है एक सवाल आ रहा हो जिसका जवाब आपको इसी चैप्टर में आगे जाके मिलेगा, कि अगर मेरे पास कोई कर्व्ड, जैसे कि मान लो यहाँ टाइम है सेकंड में या जो भी, और यहाँ पे हमारे पास वेलोसिटी है, ठीक है जी। अब मान लेते हैं ग्राफ जो है वो ऐसा दे रखा है। अब इस केस में अगर मुझे क्या निकालना है, एरिया, तो इस केस में पहली बात तो मुझे कौन सा एरिया निकालना होगा, आंसर है एरिया अंडर द ग्राफ, एरिया अंडर द स्लोप है सारा एरिया। अब ये एरिया आप निकालोगे कैसे, बिकॉज वहां तो चलो ठीक है एरिया ऑफ ट्रायंगल ट्रेपीजियम कोई शेप बन रही है, इस केस में आप एरिया कैसे निकालोगे, तो यहाँ पे आपको मैथमेटिकल टूल एक ज़रूरत पड़ने वाली है, और उस मैथमेटिकल टूल का नाम है बच्चों इंटीग्रेशन। शायद आपने सुना हो ये नाम, शायद ना सुना हो, लेकिन दो मैथ्स के टूल्स हैं जो हमें इस चैप्टर में ही यूज़ होने वाले हैं, उनको हम जल्द ही पढ़ेंगे, और उन टूल्स का नाम है इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन। उसके बगैर, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के बगैर ये चैप्टर कंप्लीट नहीं हो सकता। 70% आप इसे पूरा कर लोगे, लेकिन 100% पूरा करना है तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन चाहिए ही चाहिए होगा। एक बच्चे ने शायद एक कमेंट भी किया था कि बिना कैलकुलस के, बिना इंटीग्रेशन के, बिना डिफरेंशिएशन के आपने चैप्टर खत्म कर दिया। तो मैंने बात की थी कि यार टेंशन क्यों ले रहा भाई, मतलब मैंने बात नहीं की थी, मैंने एक वीडियो में उसका रिप्लाई दिया था शायद, या पता नहीं भी दिया, मैं आज दे रहा हूँ कि यार उसकी टेंशन आप छोड़ दो, अभी इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन की कोई ज़रूरत नहीं है। जब ज़रूरत है इस चैप्टर में, शायद अगले लेक्चर में या उसके अगले लेक्चर में, तब हम लोग डिस्कस कर लेंगे। अभी फिलहाल देयर इज़ नो नीड ऑफ दैट। ओके बच्चों, ओके बच्चों। अच्छा, यहाँ आओ तो अंधेरा हो जाता है, यहाँ आओ तो और अंधेरा हो जाता है, यहाँ आओ तो और, अरे वाह भाई वाह, ये वापस से रोशनी हो जाती है। अच्छा, वो लाइटें ऐसे लगी हुई, जस्ट चेकिंग, नथिंग लाइक दैट। अच्छा, आप बताओ मुझे कि आपको ये तीनों बातें क्लियर हुई। पहली बात तो ये वाला एरिया भी हम निकाल सकते हैं, लेकिन कर्व चीज़ों का एरिया हम लोग कैलकुलस के इस्तेमाल से, यानी इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के इस्तेमाल से निकालेंगे। उसकी टेंशन अभी आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके, वो बात की बात है। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े, डन है, ओके चलिए ठीक है। अब इसके ऊपर सवाल कैसे आएंगे, आओ एक दो सवाल ले लेते हैं, प्यारे प्यारे सवाल ले लेते हैं। क्वेश्चन आया, मान लो कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ ईच पार्ट ऑफ द मोशन। आपको वेलोसिटी निकालनी है हर एक हिस्से की, आपको वेलोसिटी निकालनी है हर एक हिस्से की। ग्राफ आपको क्वेश्चन में गिवन है, टाइम दे रखा है आपको सेकंड्स में, डिस्प्लेसमेंट आपको दे रखा है मीटर में, बेसिक से सवाल है, और ये आपको ग्राफ दे रखा है, मान लेते हैं 0, 5, 10, 15, 20, 25, ठीक है जी। और वेलोसिटी दे रखी है आपको 10, 20, 30, 40 मीटर पर सेकेंड में दे रखी है, और ये पॉइंट्स आपको दे रखे हैं A, B, C और लेट्स से D, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट सॉरी आपको दे रखा है 10, 20, 30, 40, और टाइम आपको दे रखा है सेकेंड्स में। आपको क्या करना है, आपको हर एक पार्ट की वेलोसिटी जो है वो कैलकुलेट करनी है। तो पहली बात तो ग्राफ मतलब कि कौन कौन सी पार्ट्स हैं इस मोशन में, तो यहाँ पे आपको दो पार्ट्स मिलेंगे। एक मिलेगा ए बी, तो पहले हम लोग निकालेंगे वेलोसिटी ऑफ ए बी, वेलोसिटी निकालेंगे ए से लेके बी तक, तो वेलोसिटी ऑफ ए बी। अब याद करेंगे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास होता है स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। हम लोग निकालते हैं स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ।
अब स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में ए से लेके बी तक का अगर हमें स्लोप निकालना होगा तो हम निकालेंगे हाइट ऑफ ग्राफ अपॉन में बेस ऑफ ग्राफ। बेटा आप लोग सीबीएसई के बच्चे हैं, देखो बीइंग अ टीचर मैं देखता हूँ बहुत सारे, देखो अगेन मैं ऐसे नहीं बोल रहा, लेकिन 30% टीचर ऐसे हैं इस दुनिया में जो पूरी प्रॉपर स्टेटमेंट्स लिखते हैं, वो भी बार बार। मेरे को अगर 10 बार क्वेश्चन करना होगा मैं 10 बार लिखूंगा। आपको शायद पता हो हमने नीट का एक चैनल अभी खोला है, हाल ही में 2-3 दिन हुए हैं, तीसरा लेक्चर आज गया था, वहाँ लाइव क्लास हो रही है वहाँ पे नीट की 2022 की। लेकिन वहाँ पे मैं स्टेप्स नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे हम नीट की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कि क्वेश्चन को जल्द से जल्द कैसे करें। वहाँ पे हम कुछ शॉर्टकट्स की बात कर रहे हैं, कुछ नए फॉर्मूलों की बात कर रहे हैं जो सीबीएसई में नहीं होते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है यार, वहाँ पे हम लोग इस तरीके से ही काम कर रहे हैं। लेकिन अभी इस चैनल पे, या आप एक सीबीएसई के बच्चे हो या आप किसी बोर्ड के बच्चे हो, तो आपको स्टेप वाइज काम करना है, हर जगह पे फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूला एक क्वेश्चन में 20 बार आ रहा हो, आपको 20 बार लिखना है। एक क्वेश्चन के 4 पार्ट है, चारों पार्ट में फॉर्मूला लिखना है, क्योंकि हर चीज़ के नंबर है, स्टेप्स के नंबर है, आप ये बात कभी ना भूलें। ठीक है, अब बताइए ए से लेके बी तक ग्राफ की हाइट कितनी है। ग्राफ की शुरुआत कहाँ से हुई, 40, ग्राफ खत्म कहाँ पे हुआ, 40, तो हाइट कितनी हो गई, 0। ग्राफ की हाइट का मतलब ग्राफ कितना ऊपर गया, ग्राफ तो ऊपर गया ही नहीं, ग्राफ तो फ्लैट है, तो हाइट हो गई इसकी 0। बेस कितना है, 0 से लेके 15, बेस है 15, तो आंसर हो गया 0 मीटर पर सेकेंड। होना भी चाहिए था, ग्राफ तो वैसे भी रेस्ट पे ही है, बट ठीक है। अब हम निकालेंगे वेलोसिटी ऑफ बीसी, बीसी की वेलोसिटी निकाल लेंगे। तो अगेन स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का हम लोग स्लोप कैलकुलेट करेंगे। स्लोप का फॉर्मूला वही, फिर से वही, हाइट ऑफ ग्राफ अपॉन में बेस ऑफ ग्राफ। मेरा यह मानना है इंसान जो अपने जीवन में रोज करता है वो वही कर लेता है, वही उसकी आदत बन जाती है। अगेन कोटा फैक्ट्री में एक बहुत अच्छी बात बोली गई थी, 21 दिन तक जो इंसान करता है वो उसकी आदत बन जाती है, वो उसकी हैबिट बन जाती है। मैंने अपनी लाइफ में इसे बहुत ज़्यादा बार ट्राई किया है। अभी जैसे कि मैं आ रहे जो अभी लाइफ के दिन चल रहे हैं बच्चों, अभी फ़िलहाल जहाँ पे हमारी नीट की क्लासेस भी हो रही हैं, आप लोगों के लिए भी वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, ऑफलाइन बैचेस भी हो रहे हैं क्योंकि 10th का जो रिज़ल्ट है वो बहुत करीब है, तो ऑफलाइन बैचेस में 11th का लोड बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो हम लोग अप्रॉक्सीमेटली, हमारे पूरा ब्रांच के सारे लोग, खासकर मैं और उशांक सर जो ऑनलाइन में भी काम कर रहे हैं और ऑफलाइन में भी, हम लोग शायद 3 या 4 घंटे सो रहे हैं, पता नहीं आपको मेरी आंखों से लग भी रहा हो, लेकिन हम लोग 3 घंटे सो रहे हैं दिन में बस, या मैक्सिमम 4, बीच में आधा घंटा मिल जाए तो हेड डाउन कर लिया। अगेन मैं आपको कुछ सुना नहीं रहा, मैं आपको ये बता रहा हूँ, अब आदत पड़ गई है, अब आदत पड़ गई है। अभी लाइफ में एक ऐसा समय आता है जहाँ पे हम लोगों को थोड़ा टाइम मिलता है, जिसमें हम, जो आप कह लो पेपर का थोड़ा एंड का टाइम, जहाँ पेपर खत्म हो जाते हैं, वहाँ मैं 10-10 घंटे सोता हूँ। पूरे साल 10 महीने 12 महीने 10 महीने 11 महीने हम दबा के काम करते हैं, लेकिन वो जब जैसे मार्च में मान लो पेपर खत्म हो गए 20 तारीख को, तो 20 तारीख से लेके 1 अप्रैल तक वो 10 दिन हमारे जीवन के सबसे अच्छे दिन होते हैं। अच्छे तो नहीं कहूँगा, लेकिन ठीक है, रिलैक्सेशन भी जीवन में ज़रूरी है। तो वो 10 दिन मैं 10-10 घंटे 12-12 घंटे सोता हूँ, कोई डिस्टर्ब नहीं करता। बट अभी के दिन जो है वो मेहनत के चल रहे हैं, आपके भी वही हैं। तो मैं वही कह रहा हूँ, आप जैसा अपने लाइफ में अपने आप को ढालेंगे वैसे ही आपको आदत पड़ जाएगी। कई बच्चे ऐसा सोचते हैं कि यार अभी फॉर्मूले नहीं लिखेंगे, एग्जाम में लिखाएंगे, लेकिन मैं आप जानते हैं मैं ऑफलाइन में हर साल 1000 बच्चा पढ़ाता हूँ। मैं ये देखता हूँ कि जो बच्चा डेली कर रहा है एग्जाम में वो वही करके आता है, जो बच्चा हर स्टेप को ढंग से लिख रहा है एग्जाम में वो वैसा ही करके आता है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा प्लीज, ठीक है ना। तो हाइट ऑफ ग्राफ, अब बताइए बी से लेके सी तक की हाइट क्या है। ग्राफ नीचे आ रहा है, ग्राफ नीचे आ रहा है तो हाइट क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, जब भी ग्राफ नीचे आ रहा हो, ये ऑब्वियस बात है, ये ग्राफ नीचे आ रहा है, जब भी ग्राफ नीचे आ रहा हो तो हाइट क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। कितना आ रहा है, 40 से 0 आया तो हाइट होगी -40। बेस कितना है, बेस है 15 से लेके 25 विच इज 10। आंसर आ गया -4 मीटर पर सेकेंड। आंसर आ गया -4 मीटर पर सेकेंड। डन है, क्योंकि वेलोसिटी निकाल रहे हैं। एक क्वेश्चन एक्सेलरेशन के ऊपर भी कर लेते हैं, आ जाओ। कैलकुलेट, ऐसा करते हैं, कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी। आपको बॉडी का क्या निकालना है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट। यहां आपको ग्राफ दे रखा है,
अब इस क्वेश्चन में क्या होगा बच्चों, ये होमवर्क भी दे रहा हूं मैं आपको और साथ साथ मैं भी करवा रहा हूं, समझाता हूं कैसे। ये आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है, वेलोसिटी इज गिवन इन मीटर पर सेकंड। ये आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है, ये आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है। ये ओ दे रखा है, ये ए दे रखा है, ये बी दे रखा है, ये सी दे रखा है। ये दे रखा है 5, ये दे रखा है 10, ये दे रखा है 15, ये दे रखा है 20, ये दे रखा है 25, ये दे रखा है 30 और ये दे रखा है 35। ठीक है जी। ये आपको दे रखा है 1, ये आपको दे रखा है 2, ये आपको दे रखा है 3 और ये आपको दे रखा है 4 मीटर पर सेकेंड। ऐसे ऊपर 5 भी है लेकिन वो जरूरत नहीं। अब इस ग्राफ में आपको क्या निकालना है, तो आंसर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है। अब डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट निकालने का तरीका होता है एरिया अंडर द ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट अगर मुझे निकालना हो तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है बच्चों एरिया अंडर द ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट अगर मुझे निकालना हो तो फॉर्मूला होता है एरिया अंडर द ग्राफ। ग्राफ के नीचे का हम सारा का सारा क्या निकाल लेते हैं बच्चों, एरिया निकाल लेते हैं। अब एरिया अंडर द ग्राफ का यहाँ पे मैं आपको क्या कह रहा हूँ, होमवर्क क्या दे रहा हूँ, आपको क्या करना है, मैं इसको कर रहा हूँ एरिया ऑफ ट्रेपीजियम से। आपको क्या करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल से करना और चेक करना आपका आंसर मैच होगा कि नहीं होगा। ठीक है जी। चलिए तो ए ऑब्वियस सी बात है होगा। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ले रहे हैं OCBA। OCBA इज द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम यानी कि नाम ऑफ द ट्रेपीजियम। फॉर्मूला हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू में हाइट हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा। अब डिस्प्लेसमेंट यानी कि एस निकालने के लिए हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड। पैरेलल साइड कौन कौन सी हैं, एक है 30, एक तो नीचे वाली हाइट आ गई हमारे पास 30 प्लस एक हाइट आ गई हमारे पास 10 से लेके 25। एक आ गई 30, एक आ गई 10 से लेके 25 विच इज बच्चों 15। एक आ गई 30, एक आ गई 15। हाइट कितनी आ गई, हाइट आ गई 0 से लेके 4, हाइट आ गई 0 से लेके 4। इसको डिवाइड किया 2 आ गया तो हमारे पास आंसर आ गया 30 प्लस 15 विच इज आई गेस 45 इनटू में 2 90। कैलकुलेशन देख लेना यार, लेकिन 90 मीटर इज द आंसर। तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 90 मीटर्स। आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 90 मीटर्स। तो कहने का मतलब बच्चों सिर्फ ये है कि अगर हमारे पास एक क्वेश्चन आता है जिसमें हम एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकाल पा रहे हैं या फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल पा रहे हैं, दोनों केसेस से आंसर सेम ही आएगा। आपको मैं फिर बोल रहा हूं, आप इसको ट्राई कर लें। एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल से आंसर क्या आएगा, सेम आएगा विच इज 90 मीटर्स। डन है, विच इज 90 मीटर्स। होमवर्क क्या है, होमवर्क है कि आप इसी को ट्राई करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल से। ठीक है ना। एक और तरीका भी है, आप इतना ट्रेपीजियम ले ले प्लस ट्राइंगल, वो तो बेवकूफ़ी हो जाएगी। जैसे भी कर ले यार आंसर सेम ही आने वाला है। डन है, ओके है, ओके रिपोर्ट है बच्चों। आगे बढ़ें। चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन के बारे में, जो कि इस चैप्टर का सेकंड लास्ट टॉपिक भी है। इस चैप्टर के 2 टॉपिक मेनली बचते हैं, एक है इक्वेशंस ऑफ मोशन और एक है रिलेटिव मोशन। ऑब्वियस सी बात है उसके बाद एक अलग फेज शुरू होगा जिसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन यानी कि कैलकुलस मेथड। अब इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन यानी कैलकुलस मेथड के ऊपर क्वेश्चन किस प्रकार आएंगे वो अलग बात है, वो मैंने आपको बताया, उसको हम अलग से करने वाले हैं। लेकिन अभी फिलहाल बात कर रहे हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन के ऊपर। अब इक्वेशंस ऑफ मोशन हमारे पास कितने प्रकार के हैं, इक्वेशंस ऑफ मोशन हमारे पास 3 होती हैं। इक्वेशंस ऑफ मोशन होती क्या है, उससे पहले एक क्लैरिफिकेशन ले लें। इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, हम जो भी इक्वेशन पढ़ने वाले हैं ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए वैलिड हैं। हम जो भी इक्वेशन यहाँ पढ़ने वाले हैं ये किसके लिए वैलिड है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए। एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। लेकिन अगर एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म है तो जो हम इक्वेशंस यहाँ पढ़ रहे हैं वो वैलिड नहीं होंगी, वो वैलिड नहीं होंगी, ये बात ध्यान रखिएगा। इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हम लोग बात कर रहे हैं। ये इक्वेशन तब वैलिड है जब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होगा, यानी उसकी वैल्यू, मान लो एक्सेलरेशन अगर 10 है तो 10 ही रहे, 20 है 20 रहे, 30 रहे, ये बात ध्यान रखना। ठीक है। अब हमारे पास पहली इक्वेशन है
v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। आई होप आपको ये इक्वेशन पहले से पता है। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आई होप आपको ये पता है। और थर्ड है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। आई होप आपको ये पता है। ये तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन हमारे पास रहती हैं। अगेन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। जहाँ पे u हमारे पास होता है इनिशियल वेलोसिटी, u हमारे पास होता है इनिशियल वेलोसिटी, v हमारे पास होता है बच्चों फाइनल वेलोसिटी, v हमारे पास होता है फाइनल वेलोसिटी, s हमारे पास होता है डिस्प्लेसमेंट, s हमारे पास होता है डिस्प्लेसमेंट। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अगर हम पढ़ रहे हैं और हमें चलना ही स्ट्रेट लाइन में है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, स्पीड और वेलोसिटी एक ही बात हो जाएगी, वो आप जानते ही हैं। a जो है वो हमारे पास है एक्सेलरेशन, जो कि आपको ध्यान रखना है कि यूनिफॉर्म रहना चाहिए, अदरवाइज ये इक्वेशंस वैलिड नहीं हैं। और t आप सब जानते हैं, t इज टाइम। अब अगर आप हर एक इक्वेशन देखो, हर एक बच्चा 9th में ये इक्वेशन पढ़ के तो आया है, लेकिन बहुत कम बच्चे हैं जो इन इक्वेशंस की थोड़ी गहराइयों को जानते हैं। क्या है गहराइयाँ? अगर आप पहली वाली इक्वेशन, दूसरी वाली इक्वेशन, तीसरी वाली इक्वेशन को ध्यान से देखें तो हर एक इक्वेशन के अंदर आपको इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ज़रूर मिलेगा। ये बातें आपको थोड़ा सा हेल्प करेंगी न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में। हर एक इक्वेशन कंटेन्स इनिशियल वेलोसिटी एंड टाइम। पहली वाली इक्वेशन में भी इनिशियल वेलोसिटी टाइम आ रहा है, दूसरे में भी आ रहा है टाइम, कह रहा हूँ सॉरी, ओह माय गुडनेस, इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। हर एक इक्वेशन कंटेन्स इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। पहली वाली में भी आ रहा है, दूसरी वाली में भी आ रहा है, तीसरी वाली में भी आ रहा है। हर इक्वेशन में इनिशियल वेलोसिटी तो आएगा ही आएगा और एक्सेलरेशन भी आएगा ही आएगा। लेकिन पहली वाली इक्वेशन की अगर बात करें तो उसमें कहीं पे भी डिस्प्लेसमेंट नहीं है। तो अगर आपको डिस्प्लेसमेंट ना तो निकालना है ना ही दे रखा है तो आप फर्स्ट इक्वेशन तो यूज़ नहीं करोगे। अगर आपको सेकंड इक्वेशन पे गौर फरमाए तो हमें फाइनल वेलोसिटी नहीं है, तो अगर आपको फाइनल वेलोसिटी निकालनी है तो आप सेकंड इक्वेशन भी यूज़ नहीं करने वाले। और अगर आपको ऐसे ही टाइम निकालना है तो हम थर्ड इक्वेशन भी यूज़ नहीं करने वाले। अगेन इन तीनों इक्वेशंस की हमें डेरिवेशन करनी है, इन तीनों इक्वेशंस की हमें डेरिवेशन करनी है और डेरिवेशन भी हमें दो अलग अलग तरीकों से करनी है। एक तरीका है कैलकुलस। कैलकुलस का मतलब अगर आपको ना पता हो तो कैलकुलस का मतलब होता है यूजिंग इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन। ये मैथ्स के टूल्स हैं, इनकी भी हमें मतलब इस तरीके से हमें इक्वेशंस को डिराइव करना है। और ऑब्वियसली बात है अभी तो हमें इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आता नहीं है तो अभी तो हम ये नहीं करेंगे। सेकंड है ग्राफिकल मेथड, हम ग्राफ की मदद से इन इक्वेशन को डिराइव करेंगे। तो ग्राफिकल मेथड से भी हम इक्वेशंस को क्या कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं, यानी ग्राफ की मदद से हम इन तीनों इक्वेशंस को डिराइव करेंगे। ठीक है जी। बट अगेन अभी फिलहाल इन इक्वेशंस की डेरिवेशन के ऊपर बात ना करते हुए हमें कुछ बातें करनी है जो इन इक्वेशंस में हमारी इन इक्वेशंस को सॉल्व करने में, इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में मदद करेंगी। क्वेश्चन कैसे आते हैं, आप हर एक इक्वेशन में देखें तो 4 वेरिएबल्स आपको मिलेंगे। हर इक्वेशन में वी हैव 4 वेरिएबल। जैसे पहली वाली इक्वेशन में हमारे पास v है, u है, a है, t है, 4 वेरिएबल है। दूसरी वाली इक्वेशन में s है, u है, t है, a है। अगली वाली में v है, u है, a है, s है। तो हर इक्वेशन में 4 वेरिएबल्स हमें यहाँ पे मिल रहे हैं, पहली बात तो। दूसरी बात तो हमें न्यूमेरिकल कैसे मिलेंगे, कोई भी 3 वेरिएबल दे देंगे यार, चौथा पूछ लेंगे, ये तो हर फॉर्मूले का खेल है। कोई भी 3 वेरिएबल आपको दे देंगे, चौथा वेरिएबल बोल देंगे निकाल दो। 3 वेरिएबल दे देंगे, चौथा वेरिएबल बोल देंगे निकाल दो। तो हर क्वेश्चन उसी फ्रेम पे आगे पीछे घूमेगा, कोई 3 वेरिएबल गिवन है, चौथा निकालने को बोल रहे हैं। लेकिन न्यूमेरिकल करने में थोड़ी सी हेल्प होगी आपको अगर मैं कुछ बातें आपको बताऊं। जैसे कि पहला पॉइंट, कुछ नोट के पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट, इफ एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, अगर कहीं पे लिखा हुआ है कि ऑब्जेक्ट रेस्ट से शुरू हो रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 लेनी है। आप कहोगे हमें पता है, बट कुछ को नहीं पता होता, सबको नहीं पता होता है, तो सबके लिए लिख रहे हैं। इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है अगर लिखा हुआ है एक ऑब्जेक्ट स्टार्ट हुआ रेस्ट से। कभी कभार ये भी नहीं लिखा होता कि वो स्टार्ट हुआ रेस्ट से, बस ऐसे लिखा होता है अ कार स्टार्ट्स, एक गाड़ी स्टार्ट हुई, तो भी आप समझ जाएं इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है।
कहीं पे लिखा हुआ है कि एन ऑब्जेक्ट स्टॉप्ड ऑन अप्लाइंग ब्रेक्स। एक जो ब्रेक की स्पेलिंग यही होती है क्या? BRAK वाला कौन सा ब्रेक होता है? पता नहीं यार, देख लेना। लेकिन ब्रेक मार के हम अगर रुक गए तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। जैसे बहुत सारे क्वेश्चन है, ट्रेन ने ब्रेक मारी और वो रुकी, शायद ब्रेक की स्पेलिंग ये BRAKE वाली होती है, देख लेना यार। लेकिन अगर हम बात करें कि मैंने गाड़ी पे ब्रेक मार दी और गाड़ी रुक गई, तो वहां पे फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। या फिर मैं ऐसा कह दूं कि यार एक ट्रेन है, वो उसने अपना इंजन बंद कर दिया और धीरे धीरे रुक गई, या फिर एक बॉल को मैंने किक मारा और वो बॉल धीरे धीरे फ्रिक्शन की वजह से रुक गई। इन सब केस में है ना, एक ऑब्जेक्ट स्टॉप्ड ऑन अप्लाइंग ब्रेक्स या एन ऑब्जेक्ट स्टॉप्ड ड्यू टू फ्रिक्शन, दोनों ही केस, या किसी भी तरीके से कोई ऑब्जेक्ट रुक गया, मैंने हाथ मार के रोक दिया, उस केस में फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। ठीक है। अच्छा, अब एक बॉल को अगर ड्रॉप किया गया, अ बॉल या कोई भी ऑब्जेक्ट ड्रॉप्ड, अगर एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया गया एक सर्टेन हाइट से, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या लेनी है? 0। और अगर अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, अगर एक बॉल को वर्टिकली अपवर्ड ऊपर की तरफ सीधा थ्रो कर दिया, देन एट मैक्सिमम हाइट, जो मैक्सिमम हाइट पे वो पहुंचेगा, तो उसकी हाइट पे, मैक्सिमम हाइट पे उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। मैंने एक ऑब्जेक्ट को ऐसे करके थ्रो किया तो धीरे 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 ऊपर गया, यहाँ पे पहुंचने पे इसकी मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने पे इसकी वेलोसिटी 0 हो गई, फिर ये नीचे गिरना शुरू हुआ, तो एट मैक्सिमम हाइट इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, जो कि फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी। अगेन लास्ट पॉइंट, अगर डाउनवर्ड मोशन हो रहा है, डाउनवर्ड मोशन हो रहा है, तो वेलोसिटी जो है वो बढ़ेगी। मान लो एक मोशन है डाउनवर्ड, ऐसे मतलब कि फ्री फॉल हो रहा है और डाउनवर्ड हो रहा है, तो वेलोसिटी बढ़ेगी। वेलोसिटी बढ़ेगी तो उस केस में जो एक्सेलरेशन हो जाएगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। और अगर अपवर्ड मोशन है, यानी आपने किसी को थ्रो किया, अपवर्ड मोशन है, मान लो थ्रो किया, ये बात ध्यान रखना, थ्रो किया। अब एक रॉकेट है, उसको हम थ्रो नहीं करते हैं, वो भागता हुआ जाता है और उसकी वेलोसिटी बढ़ सकती है, तो वहाँ पे एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो सकता है। अपवर्ड में मोशन में आपने थ्रो किया, ऐसे डाउनवर्ड मोशन में आपने इसको ड्रॉप किया। ये मैं लिख देता हूँ, कहीं गलत फहमी ना पाल लें आप। आपने उसको ड्रॉप किया है, ये बात ध्यान रखिएगा। अब डाउनवर्ड में आप उसको, मान लो एक प्लेन है जो नीचे आ रहा है, वो अपनी स्पीड कम भी कर सकता है नीचे आते हुए भी, कैसे? एकदम से गया फिर धीरे होगा, ऐसा कर सकता है। लेकिन अगर आप ड्रॉप करोगे तो इट इज नॉट इन आवर कंट्रोल, उसकी स्पीड, उसकी वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी और एक्सेलरेशन पॉजिटिव आ जाएगा। लेकिन अगर अपवर्ड मोशन है और आपने उसको थ्रो किया है, अगेन हमारे कंट्रोल में नहीं है, वेलोसिटी कम होगी और उस केस में एक्सेलरेशन नेगेटिव आ जाएगा। डन है? तो इस प्रकार से आपको पता होना चाहिए कि एक्सेलरेशन कब हमारे पास पॉजिटिव होता है और एक्सेलरेशन कब हमारे पास नेगेटिव होता है। पॉजिटिव कब? देखो वैसे तो ये बात बोलने वाली नहीं है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव कब होगा? जब भी वेलोसिटी बढ़ेगी एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। और जब भी वेलोसिटी कम हो जाएगी एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? नेगेटिव। अब चाहे वो अपवर्ड हो, डाउनवर्ड हो, वो तो सारी बोलने वाली बातें होती हैं। समझ गए बच्चों? तो ये हमारा जो है वो यहाँ पे हमारा आज का काम रहेगा। अब यहाँ पे हम, ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन, ये हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, यहाँ मैंने आपको एक होमवर्क दिया। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से हम लोग इक्वेशंस ऑफ मोशन को डिराइव भी करेंगे। हम लोग क्या करेंगे? हम लोग इक्वेशंस ऑफ मोशन को डिराइव करेंगे ग्राफ की मदद से, अगली क्लास में, आज नहीं। इक्वेशंस ऑफ मोशन को डिराइव करेंगे ग्राफ की मदद से। लेकिन उससे पहले मैं आपको यहाँ पे कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, क्लास खत्म नहीं हुई है अभी, ठीक है? ध्यान से सुने। आपको बताना है, क्वेश्चन बहुत ही प्यारा दे रहा हूं मैं आपको होमवर्क में। आपको बस ये बताना है कि इनमें से कौन से ग्राफ पॉसिबल नहीं है। सेलेक्ट इनकरेक्ट ग्राफ्स। एनसीईआरटी में ऐसे 2-4 सवाल हमें दे रखे हैं, इनमें से कौन सा ग्राफ आपको लगता है कि सही नहीं है? ये टाइम है, ये हमारे पास। अब आपको ये पता होना चाहिए कि ये v के ऊपर अगर मैंने वेक्टर का साइन बनाया हुआ है
तो वो वेलोसिटी है, नहीं बनाया हुआ है तो वो स्पीड है। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है जी। तो ये मैंने एक ग्राफ बना दिया। बी, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पे टाइम है। सी, यहाँ टाइम है, यहाँ वेलोसिटी है। घूम के यहाँ आ गया। डी, यहाँ टाइम है, यहाँ वेलोसिटी है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ई, यहाँ टाइम है, यहाँ डिस्प्लेसमेंट है। ग्राफ ये आ गया। अगेन बहुत प्यारा सवाल है। यहाँ डिस्प्लेसमेंट है, ये ग्राफ आ गया और लास्ट आ गया। यहाँ टाइम है, यहाँ डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है जी। तो ये हमारे पास ग्राफ हैं। आपको बताने में से कौन कौन से ग्राफ ऐसे हैं जो आपके हिसाब से पॉसिबल हैं और कौन कौन से ग्राफ हैं जो आपके हिसाब से पॉसिबल नहीं हैं। अगली क्लास में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहली बात तो जो तीनों इक्वेशंस है उसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स लेके आएंगे, उन्हें करेंगे और फिर उन तीनों इक्वेशंस को डिराइव करके, और अगर टाइम बच गया तो रिलेटिव मोशन भी उसी में कर लेंगे, नहीं तो अगला एक लेक्चर लेके रिलेटिव मोशन। फिर हमें गैप डाल के इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन करना होगा, क्योंकि इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, तब तक आपको ये ग्राफ जो है वो ढंग से पढ़ने हैं। ग्राफ के ऊपर ही सब आगे का आप कह सकते हैं अगली क्लास भी थोड़ी सी बेस्ड रहेगी, बिकॉज डेरिवेशन ग्राफ के बेसिस पे करनी है। थैंक यू सो मच। दोनों बातें, ग्राफ के रिप्रेजेंटेशन और ग्राफ से कैलकुलेशन। थैंक यू।